नमस्ते एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर अपूर्वा और हम महाराष्ट्र सेट के सेल बायोलॉजी की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने 2024 और 2020 के सेल बायोलॉजी के आए हुए महाराष्ट्र सेट के सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम 2021 के सेल बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आपको इससे मदद हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो सीरीज रहने वाली है उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछला वीडियो देखा होगा 2020 का क्वेश्चन का, तो वहां पर भी Na+K+ फॉर्म से क्वेश्चन आया हुआ है। सिमिलरली 2021 में भी Na+K+ ATPase फॉर्म से क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट Na+K+ ATPase। ऑप्शन में दिया है Na+K+ बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड while ATP and obamine is an inhibitor, binds on the intracellular side. Na plus and K plus bind to the intracellular side while ATP and obamine bind on the extracellular side. K plus and ATP bind to the intracellular side while Na plus and obamine binds to an extracellular side. Na plus and ATP bind to the intracellular side and other are bind to an extracellular side. So अगर हम यहाँ पे देखें तो Na+K+ जो ATPase पंप है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो Na+ है वो बाहर भेजा जाता है। 3Na+ जो है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर भेजे जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट 2K+ जो है वो सेल के अंदर भेजे जाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के लिए एक ATP यूज होता है, राइट। सो इस केस में अगर K+ बाहर से अंदर आ रहा है मतलब वो बाहर बाइंड होगा, और Na+ जो है वो अंदर से बाहर जा रहा है, इसका मतलब वो अंदर के साइड बाइंड होगा। अगर इतनी भी चीज़ें आपको पता होगी तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने यहाँ देखा होगा तो K+ और ATP इंट्रासेलुलर साइड यहाँ पे लिखा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले दोनों तो वैसे ही कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि वो अपोजिट साइड यहाँ पे दिए गए हैं। सो बोथ आर कैंसिल आउट। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज डी। और ATP जो है वो इंट्रासेलुलर साइड पे बाइंड है और K+ और ओबामीन जो है वो आउटसाइड पे बाइंड है। सो ये भी चीज़ें आपको पता होंगी, Na+ कहाँ बाइंड होता है और K+ कहाँ बाइंड होता है, तभी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर वापस क्वेश्चन पे आएंगे। पर यहाँ पर अगर हम देखें सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट Na+ एंड ATP जो है वो इंट्रासेलुलर साइड पे बाइंड होता है और K+ और ओबामीन बाइंड होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर साइड पे। सो Na+K+ ATPase जिसे हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं, इट इज़ अ पी टाइप ATPase पंप। पी टाइप मतलब जहाँ पे ATP यूज होती है। यूज एन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP टू ट्रांसपोर्ट 3Na+ आउट ऑफ द सेल एंड K+ दैट इज 2K+ into the cell per cycle। मतलब एक साइकिल में 3 Na+ बाहर जाते हैं, दैट इज 3Na+ विल बी बाइंड टू द इंट्रासेलुलर साइड। यहाँ पे ATP binds and hydrolyze the pump by the phosphorylation। So यहाँ पे ATP का हाइड्रोलिसिस होता है और Na+ बाहर जाते हैं। So pump change the conformation and release the 3Na+ outside। 2K+ bind to the extracellular side। Pump dephosphorylated, change the conformation, release the 2K+ into the cell। So यहाँ पे 2K+ सेल के अंदर आते हैं। सो नेट रिजल्ट क्या होता है, 3Na+ आउट होते हैं, 2K+ इन होते हैं एज पर 1 ATP हाइड्रोलिसिस। सो यहाँ पे अगर हम की पॉइंट्स के बारे में देखें, सो इट इज एन इलेक्ट्रोजेनिक पंप। सो इलेक्ट्रोजेनिक मीन्स दे नीड एन एनर्जी। 3Na+ exported, 2K+ imported as in cycle, use 1 ATP। Obamine is specifically bind on the extracellular side which inhibits the pump। So वो pump को inhibit करने का काम करती है। So in short अगर हम देखें, शॉर्ट पे Na+ और ATP इंट्रासेलुलर साइड में बाइंड होती है, साइड उनकी साइड द सेल है। इवन स्टेट में ये प्रेजेंट होते हैं दोनों। 3Na+ बाइंड होते हैं, आउट पंप प्रोवाइड करते हैं विच प्रोवाइड एन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस इन द केस ऑफ ATP। K+ और ओबामीन एक्स्ट्रासेलुलर साइड पे बाइंड होते हैं, वो E2 स्टेट होती है। 2K+ बाइंड होते हैं और इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट होते हैं विच बाइंड एंड इनहिबिट द पंप।
सो यहाँ पे कौन सा इनहिबिटर है ये भी आपको याद रखना है, अगली बार इस इनहिबिटर से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो बाय अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, वो इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि बाइंडिंग साइड मैंने आपको बता दी। सो इनसाइड दैट इज Na+, आउटसाइड दैट इज K+ एंड ओबामिन, ये आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें दैट नथिंग बट द डी। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये पंप याद रखने हैं। तो है वो सिमिलरली जैसे 2020 में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पूछा गया था, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन के कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। सो अगर आपने देखे तो ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। 2020 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 21 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया है, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मूवमेंट करता है हायर टू लोअर, ऐसे दिया है। कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द बोथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Energy is consumed to move the molecule against the concentration gradient in active transport only. In active transport only, water molecule are transported with consumption of energy. सो पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये देखा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स को मूव करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज द लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज द हायर कॉन्सेंट्रेशन। सो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहा है तो वहाँ पे एटीपी का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब वहाँ पे एनर्जी लगेगी, एनर्जी का कंजम्पशन होगा। अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, सो दिस इज नथिंग बट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वहाँ पे किसी भी टाइप की एनर्जी का यूज नहीं होता है। जिससे हम कैरियर और चैनल प्रोटीन थ्रू मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, बट वो हायर टू लोअर हो रहे हैं, इसलिए उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं या फिर सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होती है मगर एनर्जी यूज नहीं होती। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज नथिंग बट द सी, दैट एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू मूव द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही एनर्जी का कंजम्पशन होता है क्योंकि वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। सो एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एटीपी टू मूव द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. This required energy, unlike facilitated diffusion which does not need an energy. So facilitated diffusion के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हायर टू लोअर होता है. So move the molecule from high to low concentration without ATP, but active transport uses an energy because it transport the molecule from lower concentration to the higher concentration. So ये जो movement है ये जो मूवमेंट है वो हायर टू ये जो मूवमेंट है वो लोअर टू हायर होती है, इसीलिए द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई विद द कंजम्पशन ऑफ एटीपी. सो यहाँ पे एटीपी का क्या होता है, यूज होता है. क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें दैट्स नथिंग बट द सी, दैट एनर्जी is required to move the molecule against the concentration gradient in active transport only. क्वेश्चन अगर हम देखें that is nothing but the microfilament inhibitor से क्वेश्चन पूछा है. माइक्रोट्यूब्यूल्स का इनहिबिटर कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था. उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी हमने डिस्कस कर दिया है. Cyclocannabinol D, which is inhibit the formation of microfilament. So microfilaments को inhibit करने वाला जो है that is nothing but the cyclocannabinol D. So which of the following biological activity which not hindering? So कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे अफेक्ट नहीं होगी अगर हमने cyclocannabinol D यूज किया है which is inhibit the microfilament. In short यहाँ पे ये पूछा है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी माइक्रोफिलामेंट से रेगुलेट नहीं होती है. सो पहला ऑप्शन दिया है मसल का कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड ऑप्शन दिया है साइटोसोलिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसिकल्स, थर्ड ऑप्शन है अमोइड मूवमेंट ऑफ फैगोसाइटिक सेल, एंड फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो फॉलोइंग टीलोफेज ऑफ माइटोसिस. सो
साइटोकैलासिन डी विच इज स्पेशलाइज बाइंड टू द एक्टिन, सो वो एक्टिन से बाइंड करता है माइक्रोफिलामेंट के और प्रिवेंट करता है माइक्रोफिलामेंट का पॉलीमराइजेशन का फॉर्मेशन। सो माइक्रोफिलामेंट के पॉलीमराइजेशन को अफेक्ट करता है साइटोकैलासिन डी। सो अगर हम एक्सप्लेनेशन के बारे में देखें, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज नथिंग बट द बी विच इज अ साइटोसोलिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेसिकल्स। वेसिकल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नॉट रेगुलेटेड बाय द microfilaments which is regulated by the microtubules. So cytokalaxin D disrupt the actin microfilament polymerization. So यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि किसे अफेक्ट करता है, वो इफेक्ट करता है एक्टिन मॉलिक्यूल्स को। सो एक्टिन को अफेक्ट करता है cytokalaxin D. Therefore, actin-dependent process such as muscle contraction, ammoidal movement, cleavage, furrow formation is hindering. So, cytosolic transportation of vesicles mainly occur along the microtubule using the mota proteins. So, it is not significantly hindered. So, cytosolic transportation जो vesicles का होता है, which is not regulated by the microfilaments, which is regulated by the microtubules, इसलिए वो affect यहाँ पे नहीं होता है। सो की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि साइटोकैलाक्सिन डी इनहिबिट करता है एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन, माइक्रोफिलामेंट्स आर नीडेड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, माइक्रोफिलामेंट आर नीडेड फॉर द अमॉइडल मूवमेंट एंड साइटोकाइनेसिस, वेसिकल ट्रांसपोर्टेशन मेनली यूजेस माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड मोटा प्रोटीन्स। सो यहाँ पे हम देखें तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें एक्टिन डिपेंडेंट मतलब माइक्रोफिलामेंट की ज़रूरत है। फैगोसाइटिक सेल की मूवमेंट के लिए भी हमें माइक्रोफिलामेंट की ज़रूरत है और क्लीवेज फरो फॉर्मेशन के लिए भी साइटोकैलाक्सिन डी ब्लॉक करता है एक्टिन माइक्रोफिलामेंट फॉर्मेशन। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो दिस इज अ माइक्रोट्यूब्यूल। सो वेसिकल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिराइव्ड होता है बिकॉज ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो इसीलिए यह अफेक्ट नहीं होता अगर हम साइटोकैलाक्सिन यूज कर रहे हैं इनहिबिशन के लिए। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर अगर हम देखें दैट इज नथिंग बट द बी, दैट इज साइटोसोलिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेसिकल्स। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि साइटोसोलिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसिकल जो डिराइव्ड होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। सो ये चीज़ें भी आपको यहाँ से याद रखनी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते। कपलिंग प्रोटीन इज बाइंड टू द कैल्शियम ड्यूरिंग एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। सो मसल का एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है इसके लिए कौन सा प्रोटीन जो है वो बाइंड होता है कैल्शियम के साथ, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। सो ऑप्शन में दिया है ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन मायोसिन एंड ट्रोपोनिन। सो ये जो कैल्शियम आयन है ये कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के साथ। सो दिस इज द ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द ट्रोपोनिन। So during excitation and contraction coupling, calcium release from the ER. So ER से calcium release होती है। ER जो मसल में होते हैं उसे हम साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसलिए कैल्शियम रिलीज होगा साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड इट्स बाइंड टू द ट्रोपोनिन सी सब यूनिट। सो ट्रोपोनिन के अलग अलग सब यूनिट है, सी है, एल है और टी है। उनमें से ट्रोपोनिन सी जो है, सी फॉर कैल्शियम और सी, सो इसे याद रखना आसान हो जाएगा। सो कैल्शियम बाइंड हो जाएगा ट्रोपोनिन सी के साथ। ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होने के बाद इट्स बाइंड This binding cause a conformational changes in troponin tropomyosin complex. So यहाँ पे अगर हम येलो कलर का देखें that is nothing but the tropomyosin. ये जो वॉलेट कलर का यहाँ पे दिखाया गया है that is nothing but the actin. So actin के साथ यहाँ पे बाइंड होते हैं ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होता है कैल्शियम, और कैल्शियम बाइंड होने के बाद विच मूव्स द ट्रोपोमायोसिन अवे फ्रॉम एक्टिन एक्टिव साइड। दे आर कॉज द ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो जो एक्टिन से बाइंड है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो यहाँ पे जो ट्रोपोनिन है वो क्या हो जाएगा, उस एरिया से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, दैट अलाउ द मायोसिन हेड टू बाइंड टू एन एक्टिन एंड लीड्स टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो उस एरिया में वहाँ पे जाके क्या होता है, मायोसिन बाइंड होता है क्योंकि मायोसिन को बाइंड करने के लिए वहाँ पे जगह मिल जाती है। सो मायोसिन वहाँ पे बाइंड होगा और फिर क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो दिस इज हाउ द कैल्शियम विल बी बाइंड टू द ट्रोपोनिन सी, और जिसके कारण मसल्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो ट्रोपोनिन स्पेसिफिकली ट्रोपोनिन सी बाइंड विद द कैल्शियम एंड इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शंस। सो कैल्शियम बाइंड विद द ट्रोपोनिन सी
ट्रोपोमायोसिन वहाँ से मूव हो जाते हैं, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोज हो जाती है, उस पर मायोसिन बाइंड होता है और फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का। आई होप यू गॉट ऑल दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। आपको याद रखना है ट्रोपोनिन के साथ कैसे बाइंड होता है, एक्टिन के साथ कौन बाइंड होता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। स्पेसिफिकली ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम बाइंड होता है, ये चीज़ें भी यहाँ पे आपको याद रखनी है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें, दैट नथिंग बट डी, दैट इज ट्रोपोनिन। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दैट इज नथिंग बट रिलेटेड टू द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन। सो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। सो प्रोटीन दैट आर सॉर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आर डैश इन नेचर। सो जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है उसका नेचर कैसा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में दिया है हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, एम्फीपैथिक होगा या एम्फोटेरिक होगा। सो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, राइट। सो एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो आउटर एरिया में जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। उस आउटर मेम्ब्रेन में टॉम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है और इनर मेम्ब्रेन में टीम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे नीचे होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। अगर हम प्रिकर्सर प्रोटीन को देखें, सो एन टर्मिनल में यहाँ पे एक सिग्नल मॉलिक्यूल जिसे हम सिग्नल पेप्टाइड कहते हैं, दैट सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट होती है। यह सिग्नल पेप्टाइड हेल्प करती है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर वापस क्वेश्चन पे आएंगे। में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रोटीन का, उस प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्ड स्लाइड यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है दैट इज नथिंग बट द एम्फीपैथिक। So what is exactly the amphipathic nature of this particular protein? So its protein have sorted to the mitochondrial matrix, possess a N-terminal targeting sequence that is amphipathic in nature. So जो प्रोटीन है वहाँ पे N-terminal पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है प्रिकर्सर प्रोटीन के, दैट इज नथिंग बट द एम्फीपैथिक नेचर। सो एम्फीपैथिक का मतलब होता है हैविंग बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पोलर रीजन ऑन द अपोजिट साइड। सो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक साइड है और यहाँ पे हाइड्रोफिलिक साइड है, तो दोनों पर्टिकुलर सीक्वेंस पे प्रेजेंट होती है, इसीलिए दैट इज नथिंग बट द एम्फीपैथिक इन नेचर। सो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है पर्टिकुलर प्रोटीन का वो कैसे होता है, तो प्रीकर्सर प्रोटीन पहले सिंथेसाइज होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं वो फ्री राइबोसोम पे सिंथेसाइज होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो सिंथेसाइज ऑन द फ्री राइबोसोम इन द साइटोसोल हैविंग एन एन टर्मिनल एम्फीपैथिक मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस विच इज 20 to 50 अमाइनो एसिड लॉन्ग। वो जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द टॉम कॉम्प्लेक्स। टॉम कॉम्प्लेक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पे दो मेम्ब्रेन होते हैं, ये हमें पता है। उसके आउटर साइड पे ट्रांसलोकेटर प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज नथिंग बट द टॉम कॉम्प्लेक्स। ये जो सीक्वेंस है वो टॉम कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज करता है और उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसलोकेट कर देता है। सो ट्रांसलोकेशन थ्रू द टॉम कॉम्प्लेक्स, द प्रोटीन पासेस थ्रू द टॉम चैनल इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्रोटीन। उसके बाद पैसेज थ्रू द टीम 23। सो इनर मेम्ब्रेन पे टीम 23 नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करता है। सो डिराइव्ड बाय द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इनर मेम्ब्रेन पे हैज एन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल दैट इज निगेटिवली मैट्रिक्स निगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर, विच अट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज सिग्नल सीक्वेंसेस एंड हेल्प टू पुल द प्रोटीन इनसाइड द मैट्रिक्स। सो इनर साइड के अंदर मैट्रिक्स पे यहाँ पे एक निगेटिव पोटेंशियल जनरेट कर दिया जाता है। वो निगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को मैट्रिक्स में लाने के लिए मदद करता है। उसके बाद है एटीपी डिपेंडेंट पुलिंग। सो मैट्रिक्स के अंदर HSP17 नाम के चैपेरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो बाइंड होते हैं इनकमिंग प्रोटीन के साथ विथ ATP हाइड्रोलिसिस पुल द प्रोटीन कम्प्लीटली इनसाइड द मैट्रिक्स। सो HSP17 के हेल्प से वो जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद
क्लीवेज ऑफ सिग्नल सीक्वेंसेस एंड फोल्डिंग। सो जो भी सिग्नल सीक्वेंसेस इन टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है उसको क्लीव कर दिया जाता है, और क्लीव करने के बाद ये जो प्रोटीन है वो स्पेसिफिक फोल्डिंग पैटर्न में फोल्ड हो जाता है ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। सो द सिग्नल पेप्टाइड्स इज क्लीव बाय द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग पेप्टिडेजेस। सो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग पेप्टिडेजेस, जिसे MPP भी कहा जाता है, वो इस सिग्नल सीक्वेंस को कर देगा, और प्रोटीन का फोल्डिंग जो है वो HSP17 और HSP16, ये दोनों जो है वो चैपेरॉन्स है, वो प्रोटीन को स्पेसिफिक पैटर्न में फोल्ड करने के लिए मदद करेंगे। सो इस तरह से प्रोटीन जो है वो मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है। सो यहाँ पे जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये है कि एन टर्मिनल सीक्वेंसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन के पास प्रेजेंट होती है। उसका लेंथ जो है वो 20 to 15 अमाइनो एसिड की होती है। वो एम्फैटिक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। इट्स रिच विद लाइसिन एंड अर्जिनिन। ये आपको याद रखना है क्योंकि लाइसिन और अर्जिनिन, दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं। अलॉन्ग विद दैट सीरीन, थ्रियोनिन एंड पुअरिन। सो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज, दैट इज एसिडिक रेसिड्यूज कम होते हैं, दैट इज अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो टीम एंड टॉम कॉम्प्लेक्स, ये दोनों तो मैंने आपको बता दिया। दिस ऑल आर द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये आपको याद रखना है, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द एम्फीपैथिक इन नेचर। ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पहले जो चीज़ है दैट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग अमाइनो एसिड जो है वो अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। सो प्योरली हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स आर टिपिकली फॉर द प्रोटीन एंटरिंग इन ER और फॉर द मेम्ब्रेन इंसर्शन। सो अगर प्रोटीन को ER में जाना हो या फिर प्रोटीन को मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट करना हो तो वहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं उसके पास जो सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं दैट इज स्पेसिफिकली हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, नॉट इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रोटीन। उसके बाद जो है हाइड्रोफिलिक। सो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, completely hydrophilic sequences cannot form the required amphipathic alpha helix needed for the recognition by mitochondrial imported machinery. So hydrophilic amino acid जो है वो सिग्नल सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं जो प्रोटीन मैट्रिक्स पे ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के उसमें। और उसके बाद है एम्फोटेरिक। सो एम्फोटेरिक का मतलब होता है इट्स रेफर्स टू द सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज ए बोथ एसिड एंड बेस, जो से हम एम्फोटेरिक कहते हैं। सो मोस्ट प्रोटीन आर केमिकली एम्फोटेरिक बट दे आर नॉट द नेचर ऑफ टारगेटिंग सीक्वेंस। तो टारगेटिंग सीक्वेंस का नेचर जो है वो एम्फोटेरिक नहीं होता है, इसलिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं, और जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है दैट इज नथिंग बट द एम्फीपैथिक इन नेचर। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। वही चीज़ें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इज नथिंग बट द एम्फीपैथिक इन नेचर। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पूछा गया है दैट इज नथिंग रिलेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है व्हेन द बैक्टीरिया ग्रो एट 20 डिग्री सेल्सियस आर ट्रांसफर टू द 40 डिग्री सेल्सियस दे आर मोस्ट लाइकली टू सिंथेसाइज द मेम्ब्रेन लिपिड विथ मोर। सो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो बैक्टीरिया है पहले 20 डिग्री सेल्सियस के इन्वायरमेंट में रह रहा था, हमने उसे उठाकर 40 डिग्री सेल्सियस इन्वायरमेंट में रख दिया, तो वो बेचारा अपने मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस करेगा ताकि वो सर्वाइव कर सके। ऑप्शन में ये सारी चीज़ें दी हुई है। अगर की जो मेम्ब्रेन है वो जैसे हमारी है दैट इज लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसमें पोलर हेड प्रेजेंट होता है विच इज़ हाइड्रोफिलिक, और उसके बाद जो नीचे टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक टेल। So these are the cases which are present in the case of plasma membrane. तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। का जो आंसर है that is nothing but the long chain saturated fatty acids. So why long chain saturated fatty acids मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि what is exactly the saturated fatty acid and what is exactly the unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid means ऐसे fatty acids की जहाँ पे ऐसी स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये दोनों चेन जो है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, एसिड जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, सिंपल स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे एक चेन जो है वो स्ट्रेट होती है और एक चेन में एसिडिक प्रेजेंट होती है, क्योंकि एक चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो अगर आप देखें
अगर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जिसमें कोई भी गैप नहीं है, ऐसे फैटी एसिड्स अगर अगल बगल हमने खड़े कर दिए तो इन दोनों में जो गैप है वो बहुत कम होगा, क्योंकि दोनों चेन जो है वो स्ट्रेट है। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर हम रखें तो बिकॉज ऑफ दैट निक यहाँ पे जो स्पेस जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सेकेंड चीज़ यहाँ पे आपको ये याद रखनी है, इग्नोर माई डायग्राम, जस्ट मैं को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर हमारे पास एक छोटी बाउल है और उस बाउल में हमने थोड़ी सी शुगर ली है, वो बाउल भरकर शुगर ली है, और दूसरी जो है वो एक ये बोरी है जिसमें बोरी भरकर मैंने शुगर ली है, राइट। सो ये बाउल में रखी हुई शुगर को मुझे मेल्ट करना है तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा बहुत कम टाइम में। अगर इसमें बोरी में रखी हुई पूरी की पूरी शुगर जो अगर मुझे मेल्ट करनी है तो वो ज़्यादा टाइम लेगी मेल्ट होने में। सिमिलरली फैटी एसिड की चेन अगर लॉन्ग है तो उसको मेल्ट होने में, मतलब अगर उसको हम हायर टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो उसको मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू ऐसी फैटी एसिड की चेन अगर वो शॉर्ट है तो वो ज़्यादा जल्दी क्या होगी, फ्लूइडाइज होगी। सो ये दो कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखने हैं ताकि मैं इजीली आपको बाकी के कॉन्सेप्ट समझा सकूं। पहले हमें ये बात समझनी है कि क्वेश्चन में आखिर में दिया क्या है। पहली चीज़ तो है मेम्ब्रेन जो है पहले नॉर्मल फ्लूइडाइज कंडीशन में रहना ज़रूरी है, क्योंकि तभी बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा। अगर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिस्टर्ब हो गई तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। सो यहाँ पे जो है वो नॉर्मल फ्लूइडाइज मेम्ब्रेन है जहाँ पे फैटी एसिड स्टिल आर मूवमेंट जो है वो उनकी नॉर्मली हो रही है और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इज ऑल्सो ऑप्टिमम। यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया 20 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस में बैक्टीरिया को। एट 40 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी चेंज होके मोर फ्लूइड हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बर्फ को 20 डिग्री से लेकर अगर तवे पे रख दे और गैस चालू कर दे तो ऑफकोर्स आइस मेल्ट हो जाएगा, इसका मतलब उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली मेम्ब्रेन की भी फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी अगर वो हायर टेम्परेचर पे हम लेके जा रहे हैं। तो बैक्टीरिया को सरवाइव करना है तो उसकी जो फ्लूइडिटी हाई हो रही है उसको नॉर्मल फ्लूइडाइज करना ज़रूरी है, तभी बैक्टीरिया सरवाइव करेगा। हमें हायर टेम्परेचर में जो फ्लूइडिटी इंक्रीज हुई है उसको कम करना है, तो ऐसी चीज़ें हमें बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में इंकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी या फिर बैक्टीरिया खुद के मेम्ब्रेन में इंकॉर्पोरेट करेगा ताकि वो क्या कर सके, अपनी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम कर सके। पहली चीज़ हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हम बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन की जो फैटी एसिड्स है उसकी चेन सैचुरेटेड कर दें, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमने अगर उन मेम्ब्रेन में इंकॉर्पोरेट कर दिए तो चीज़ें क्या होगी, वो जो पर्टिकुलर फैटी एसिड्स है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा चिपक के खड़े रह सकेंगे ताकि फ्लूइडिटी कम हो सके। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग इज़ दिस कि हम चेन की लेंथ है फैटी एसिड की वो लंबी रखें ताकि टेम्परेचर भी अगर हाई है तो उस लॉन्ग चेन को मेल्ट होने में या उसकी फ्लूइडिटी डिस्टर्ब करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए जो बैक्टीरिया अडेप्टेशन करते हैं वो क्या करते हैं, पहली चीज़ लॉन्ग चेन को रखते हैं ताकि वो टाइटली पैकिंग कर सके, पहली चीज़, और जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन कर सके। सेकेंड थिंग, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंकॉर्पोरेट करें क्योंकि उसमें स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन होने के कारण उनमें गैप नहीं रहता। सो वैंडर वॉल इंटरेक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगी अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होंगी तो, और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी टू द ऑप्टिमल लेवल। आई होप मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। व्हेन बैक्टीरिया ग्रो एट 20 डिग्री सेल्सियस, उसको ट्रांसफ़र किया है हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे, दे इंक्रीज द टेम्परेचर, मेक द मेम्ब्रेन मोर फ्लूइड बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल मूव रैपिडली एट हाई टेम्परेचर। टू मेंटेन द ऑप्टिमम मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, हमें अगर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करनी है तो बैक्टीरिया सिंथेसाइज द मेम्ब्रेन लिपिड दैट डिक्रीज द फ्लूइडिटी। बैक्टीरिया ऐसा मेम्ब्रेन सिंथेसाइज करेगा जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज कर सके। सेकेंडली, लॉन्ग चेन अलॉन्ग विथ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो की पॉइंट ये है,
अगर हाई टेम्परेचर है तो मेम्ब्रेन मोर फ्लूइडाइज हो जाएगा। बैक्टीरिया रेड्यूस द फ्लूइडिटी टू मेंटेन द मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, और रेड्यूस करने के लिए वो लॉन्गर फैटी एसिड चेन को इनकॉर्पोरेट करेगा ताकि स्ट्रॉन्गर वैन डेर वाल्स इंट्रैक्शन हो, टाइटली पैकिंग हो, लेस फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, और सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ नो डबल बॉन्ड जनरेट करेगा ताकि स्ट्रेट चेन हो, टाइटली पैक हो और लेस फ्लूइड स्ट्रक्चर हो। इसे हम होम्योविस्कस एडाप्टेशन कहेंगे ताकि बैक्टीरिया जो है वो 40 डिग्री में भी सर्वाइव कर सके। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है, अगर मेरी मेम्ब्रेन पहले 40 डिग्री सेल्सियस पे थी बैक्टीरिया की, और यही बैक्टीरिया अगर मैंने 20 डिग्री सेल्सियस में अगर ट्रांसफ़र किया है, मतलब क्वेश्चन मुझे यहाँ पे आपको ये पूछना है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया जो है वो पहले 40 डिग्री पे प्रेजेंट था, मैंने उसको उठाकर 20 डिग्री में रख दिया। सो 20 डिग्री में सर्वाइव करने के लिए बैक्टीरिया खुद में क्या चेंजेस करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी समझ में आ जाए जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। सो ज़रूर ये चीज़ें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर बैक्टीरिया 20 डिग्री में है तो वो खुद के मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस करेंगे। सो चलिए अगले वीडियो में हम किसी और साल के सेल बायोलॉजी क्वेश्चंस को डील करेंगे। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चंस। आप वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको इससे हेल्प हो रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। कमेंट करके मुझे अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।